हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैं हूँ पूजा वाजने, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैदराबाद से। और मेरे साथ हैं फातिमा। अनम्यूट करें। हाय। हाय फातिमा। थोड़ा अपने बारे में भी बताइए हमारे ऑडियंस को। यस, माई सेल्फ फातिमा खेती, लाइफ एंड माइंड कोच। मैं लोगों को बिना मेडिसिन के कैसे ठीक हुआ जाता है, मैं वो चीज के लिए गाइड करती हूँ। और मैं और पूजा ने ये एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है, जहाँ से आपको छोटी छोटी बातों से और छोटे छोटे लोगों से हम कैसी बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो हमने ये शो स्टार्ट करने का सोचा है, और आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। तो वेलकम टू ऑल इन दिल से दिल तक शो। जी हाँ, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर शो, टॉक शो दैट इज दिल से दिल तक, जो कि ऑनलाइन है और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारी इंस्पिरेशन कहानियां आपको सुनने को मिलेगी, जो कि आपको सच्ची कहानियां, जिसका हमारा थीम भी यही है, आम लोगों की खास कहानी और उनकी जुबानी। जी हाँ, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, डायरेक्ट दिल से बात होगी और आपके दिलों तक जाने वाली है। तो हम अपना फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, और हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही खास शख्सियत के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और उन खास शख्सियत का नाम है नूतन सरनायक जी। जी हाँ, ये जो है ये मुंबई से हैं, एंड शी इज 57 ईयर्स ओल्ड। और मैं अगर इनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं उनके आने से पहले, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि शी इज अ वेरी डायनामिक लेडी। वो जैसे कहते हैं ना, एज हैज नो नंबर, उसका जस्ट बेटर बेस्ट एग्जाम्पल उनके अलावा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने 33 ईयर्स की एज में जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद लेडीज सोचते हैं हम क्या करें, घर गृहस्थी में रहें, तब उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी, एंड शी इज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर एंड लाइफ कोच। उन्होंने 57 ईयर्स की एज में लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया, और बीच में उन्होंने ऑटिस्टिक लर्निंग की तरफ भी अपना कदम बढ़ाया, और उन्होंने वो भी सीखा। और उनकी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो सब कुछ अगर मैं बता दूंगी तो आपको क्या जानने को मिलेगा उनके थ्रू। तो लेट्स वेलकम नन अदर देन नूतन सनायक जी। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दे दी। वेलकम नूतन जी। थैंक हाउ यू। आर यू? आई एम गुड। ओके। तो बिना टाइम बिताए हम लोग, मेरी हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। तो थोड़ी आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम लोग सुन सकते हैं तो वेरी क्लियर। ओके, मैं नूतन सरनाइक, मैं कोल्हापुर से हूँ। शादी के बाद मैं मुंबई आ गई, और मुंबई आने के बाद मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। दोनों जगह फैमिली बहुत ही मीन्स पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरी जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी, हम 9 भाई बहन, मैं सबसे छोटी। और शादी के बाद इधर आई, इधर भी हमारी जॉइंट फैमिली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा था। पर शादी के बाद एक 4 साल के बाद हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया और बिजनेस पूरा डाउन हो गया। तो इसी टाइम में मैंने बीकॉम तक पढ़ी थी मैं। तो मैंने सोचा कि अभी जिंदगी में मैं क्या करूं, बम्बई तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं कैसे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। पर भगवान का मेरे हाथ से कुछ करना अलग ही था। तो हमारे बिल्डिंग में एक मिस्टर मिसेस वालालकर रहते थे। वो एक डेफ बच्चों का स्कूल चलाते थे। मैं नीचे मेरी बेटी को ले, मेरी बेटी 4th स्टैंडर्ड में थी, और वो मेरी बेटी बिल्डिंग के नीचे खेल रही थी। और उन्होंने खिड़की में से मुझे देखा और नीचे बुलाया मुझे, नूतन नूतन, क्या है, हमारे स्कूल में ना एक पोस्ट है, खाली है, क्या आप आना चाहती हो? मैंने बोला ये तो भगवान ने मेरे हाथ पे ऐसे फल टपका दिया। ये क्या बोल रही है मेरे स्कूल में? मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या। मैंने तुरंत नीचे से बैठ के आवाज दे के बोली, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी। और मैं वहां चली गई। डेफ क्या होता है, मुकबधिर क्या होते हैं, इसके बारे में हमारी फैमिली में तो वैसा कोई मैंने नहीं देखा था। ऐसे देखा था बच्चे जो नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी कोई खास स्कूल होती है इसके बारे में मुझे पता नहीं था। फिर मैं वहां चली गई। 1 महीना मुझे इतनी दिक्कत आ गई, बच्चे क्या बोल रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। पर मैं वहां पर जाके कुछ सीखने की कोशिश करती थी कि नहीं, और मैं उसमें मैंने हासिल कर दिया, मैं सीख गई। तो मेरे टीचर सब बोल रहे कि आप बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम, मैंने उनका एक ड्रामा भी बिठाया था, मैंने उनका एक डांस भी बिठाया था, ड्रामा, और अच्छा बच्चे कर रहे थे। और अच्छा लग रहा था, ये काम बहुत ही महान है, ऐसे मुझे अंदर से लग रहा था, भगवान का काम है। तो फिर मैंने उसमें मैंने बीएड कर दिया।
और मैं अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गई। और मैंने स्कूल ज्वाइन किया। तभी मैं एक स्कूल में थी। मुझे ये जिस स्कूल में था उसमें कंटिन्यूशन नहीं मिला, क्योंकि हमारे इधर ओपन सीट करके नहीं मिला मुझे, क्योंकि बाकी के कास्ट के लिए उनको मिला और मेरा ओपन कैटेगरी था तो मुझे नहीं मिला। तो मुझे दूसरी स्कूल ढूंढनी पड़ी। तो मैं वहाँ दूसरी स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड के जो फाउंडर मेंबर है बेरोज बादशाह, वो किसी काम से वही स्कूल में आए थे और वो मेरे पीछे थे। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने मेरा लेसन देखा और लेसन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप मेरी स्कूल में ज्वाइन हो सकते हो। मुझे इतनी खुशी हो गई। एक डायरेक्टर मुझे पूछती है कि क्या आप मेरी स्कूल में ज्वाइंट हो सकती हो। तो मैं वहां ज्वाइंट हो गई और वहां से मेरी जर्नी एकदम बूम हो गई। उनका गाइडेंस लेके मैंने बहुत वहां पे तरक्की की। ओके। फिर आगे कैसा रहा आपका सफर? आपने यहीं पर नहीं, कंटिन्यू यहाँ किया? पे मैंने 18 साल मैंने नौकरी की। वहां से मैं एक्चुअली बीएड, उन्होंने, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। फिर मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी और भी कुछ सीखना है। तो मैंने मेरे डायरेक्टर से पूछा और बोला कि क्या हम उनके लिए एक अलग सा वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वो भी खुश थी, उनकी भी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा वोकेशनल चला चला सके। तो हमें एक चेंबूर में एक जगह मिली थी, एक पूरा बिल्डिंग मिला था। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया और हमने सभी ड्रॉप आउट्स बच्चे लिए, जो बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड पर छोड़ के स्कूल छोड़ के चले गए और जिनको स्टिग्मा लगा कि ये कोई आगे जाके नहीं कर सकते। पर मैं क्या बोलूं, या बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया। 101 आर्टिस्ट, मुझे खुद सिखाना ही नहीं पड़ा, मैंने उनके पास से सीखा। 101। वाह। और क्या भगवान की कृपा, मुझे मालूम नहीं, ऐसे बाहर से लोग आते थे, हम उन बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग देते हैं, ये हम ये ले देते हैं, अपने आप हो गया। हमने शामक दावर के इसमें फंड रेजिंग का प्रोग्राम किया। मैंने बड़े बड़े स्टार के साथ मेरे बच्चों ने डांस किया। बहुत जगह फैशन वाह। शो, वो लोग जूट बैग्स बनाते थे, बहुत बढ़िया जूट बैग्स बनाते थे। पूरा इन हाउस होता था हमारा, हम रेडीमेड नहीं लेते थे। और वही गले में टंगा के लड़कियां, डेफ लड़कियां मेकअप वगैरह करके फैशन शो करती थी। लैकमेन फैशन ने भी उनको बुलाया था। इतनी बढ़िया लड़के ने तरक्की की। फिर क्या होता है आगे जाके, इनको नौकरी मिलना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आता, और वो लोग क्या बोलते हैं इनके समझ में नहीं, क्योंकि इनकी भाषा है साइन लैंग्वेज। तो ये इसमें बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, सामने वाला क्या बंदा बोलता है समझ में नहीं आता। और इनको कितने दिन तक मैं रखूं मेरे सामने? पंछी को तो कभी उड़ना है ना आकाश में, कितने देर पिंजरे में बंद करके रखेंगे। तो उनको बाद में ऐसे प्रॉब्लम होने लगी कि क्या करूं कैसे करूं। फिर ये होने के बाद मैंने 2013 में ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई। मेरे को एकदम सब कुछ, अभी कुछ मैं करना ही नहीं, मुझे बंद ऐसा करूं मैं, ऐसा लगने लगा। उसी दौरान 1 साल के बाद मेरी बेटी की शादी हो गई और वो यूरोप चली गई। फिर मैं बहुत अकेली पड़ गई, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ, बहुत सारा करने की कोशिश की, नौकरी भी छोड़ दी मैंने कि क्या करूं। मुझे 2 साल मैंने ऐसे ही काटे। फिर से भगवान ने मेरे सामने फिर और से एक प्रसाद दे दिया। ऑटिस्टिक बच्चों का स्कूल चलाने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वहां ज्वाइंट हो गई। वहां भी फिर से जर्नी जीरो से स्टार्ट हो गई मेरी। ऑटिस्टिक क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन उधर वहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए कोई चाहिए था, और मेरा इतना एक बड़ा एक्सपीरियंस करके मैं वहां ज्वाइंट हो गई। फिर मैंने फिर से ऑटिज्म का कोर्स किया और ये बच्चों के साथ में काम करने लगी। और फिर बाद में कोविड आया। कोविड के बाद पूरा जो हमने किया था पूरा ठप हो गया। और स्कूल में उसी टाइम मुंबई में बहुत बड़ी बारिश हुई थी और स्कूल में बहुत सारा ये पड़ा था, पानी भर चुका था। सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे। ट्रस्टी बोल रही थी अभी इतना खर्चा कैसे करें, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं बहुत सारे गरीब घर के बच्चे आते हैं, फंडिंग कहाँ से ले, बच्चे तो फीस अफोर्ड नहीं करेंगे। एक तो कोरोना में सबका फाइनेंशियल लॉस तो इतना हो गया था, तो कैसे करें आगे कैसे करें। उसी दौरान मैंने आरफीन खान इनक्रेडिबल यू का मैंने एक कोर्स किया।
और मैंने पावर लिफ्ट यूज की, और फंडिंग कहाँ से लाती है वो मैंने सीख लिया, और फंडिंग लाके आज हमारी स्कूल फिर से बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। वाह, जोरदार तालियां बनती हैं नूतन जी के लिए। ओके, आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसको बोलते हैं ना राइट, मतलब ऊपर नीचे बहुत ही एक्साइटमेंट भरी, एक जद्दोजहद और एक स्ट्रगलिंग और कुछ नया सीखने की इच्छा, सब कुछ जिसको कहते हैं कि सब कुछ है आपकी जिंदगी की कहानी में। तो मेरे कुछ सवाल हैं और होपफुली ये सवाल उन सभी ऑडियंस में सभी लोगों के होंगे जो इस शो को देखेंगे, और आपकी कहानी जिन लोगों ने भी हम लोगों ने सुनी, तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर इफ यू अलाउ। जरूर जरूर। तो नूतन जी, जैसे एक कॉमन सवाल है, आपने बताया जैसे आप कोल्हापुर में आपका बचपन गुजरा और आप 9 भाई बहन थे, और उस जमाने में आई थिंक 9 भाई बहन, फिर उसमें उस समय ना ये होता था कि बेटियों को कम पढ़ाओ, उनको तो शादी करनी है, बेटों को ज्यादा पढ़ाओ। उसमें भी जब इतने बच्चे हो तो डेफिनेटली हर पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स की बात करूँ, वो यूजुअली सोचते हैं कि बेटियों को क्या पढ़ाना। तो उस जमाने में अगर मैं बात करूँ तो आप बताती हो, जैसे आप अच्छा पढ़ने में शौकीन इंटरेस्टेड थी, तो उस समय आपकी क्या स्ट्रगल रही एक पढ़ने के लिए, जैसे आपने बीकॉम करी, तो वहां तक का आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे पेरेंट्स कन्विंस हुए कि हाँ मुझे बच्चे को इतना पढ़ाना है, फाइनेंशियली एंड थॉट वाइज। वैसे मेरी माँ थी, वो बहुत ही माँ को बहुत लगता था कि मैं बहुत कुछ आगे जाऊं। पिताजी का उतना नहीं था, पिताजी का था कि कोई अच्छे घर का लड़का मिले और इसकी शादी कर दूं। पर मेरे पिताजी और मेरा भाई, उसको लगता था कि मैं कुछ आगे करूं, मेरा 3 नंबर का भाई। तो उन्होंने ही मेरा कॉलेज में एडमिशन लिया। और वैसे ही मैं मेरे 9 भाई में से स्टडीज में थोड़ी ब्राइट थी, तो उसको लगता था कि मैं कुछ आगे जाऊं। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं आगे पढूं। पर मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम करने के लिए नहीं मिला। मैं बहुत सारा, मुझे एक्टिंग करने का शौक था, मैं डांस करने का शौक था, मैंने कराटे भी ज्वाइन किए थे। फिर वो आगे में नहीं जा सकी। मेरा एनसीसी में आरडी सिलेक्शन हुआ, पर उस जमाने में हमारे टाइम में थोड़ा कंजर्वेटिव ऐसा माहौल था, तो कैसे लड़कियों को आगे भेजा करके मुझे वो चांस नहीं मिला। इसके लिए मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है। पर बाकी मैंने बीकॉम तो अच्छी तरह से कर लिया, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। इंटरेस्टिंग। तो आपके मतलब मैं हर माँ बाप से जो ये देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से लगता है कि बच्चे में काबिलियत और हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें कि बढ़ावा दें, क्योंकि हो सकता है आपका एक डिसीजन उसका फ्यूचर बदल दे। जैसे कि नूतन जी, आप मतलब थोड़ा सा अब मैं सीरियस क्वेश्चन पे आऊंगी, आपका लाइफ का एक पड़ाव आया जब आपने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, आपके हस्बैंड का बिजनेस ठप हो गया था। तो उस समय आपने एज अ वाइफ उनको कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि आपकी बच्ची शायद 4th स्टैंडर्ड में थी, एक बेटी है आपकी, उस समय बच्चे की पढ़ाई का रहता है, और उस समय क्या आपको लगा कि आपने जो ग्रेजुएशन पढ़ाई करी उसका कोई रोल रहा, या आप किस तरीके से इस चीज से ओवरकम हुए, थोड़ा बताएं प्लीज। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, मेरा मास्टरमाइंड, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था कि हमेशा मुझे फ्रेंड से सपोर्ट मिलता था। और उन्हीं की वजह से मैंने बीकॉम अच्छी ग्रेड से पास किया। और ऑब्वियसली मेरे माँ बाप ने फीस भरी, इसके लिए मैं आगे जा पाई। और वो अगर मैं सीखी, उसका फायदा जिंदगी में कब कुछ क्या होने वाला है सब अनप्रेडिक्ट है, हमको पता नहीं है कि आगे जाके, तो पढ़ाई हमेशा काम आती है। तो जैसे हमारा बिजनेस डाउन हो गया, घर के लोगों को अभी स्टेटस इशू, जैसे वो पहले बहुत बड़े अच्छा बिजनेस था, खासी अच्छा बिजनेस था, और रहन सहन सब अच्छा था, तो वो स्ट्रगल मुझे बहुत करना पड़ा। और तो मैंने, और अपने आप मुझे नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिली बहुत अच्छी। पर घर से मेरा स्कूल 1.5 घंटे का लंबा सफर था, रोज सुबह 1.5 घंटा जाना, और ट्रेन से, मुंबई की ट्रेन आपने देखी नहीं हुई, बहुत ही 3 ट्रेन मुझे बदली करनी पड़ती थी रोज। और स्कूल का टाइमिंग का कोई नाम ही नहीं था। कभी 5, जैसे हमारा काम होता था वैसे हम निकलते थे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी रात को 8 बजे। फिर भी हम, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मेरी सास भी घर में थी तो उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरी बेटी छोटी थी, फिर घर में लोग थे, इसके लिए मैं कर पाई। तो जॉइंट फैमिली का यही एक फायदा होता है। आज के बच्चों को सिर्फ अपना हस्बैंड और हम वो करते हैं, लेकिन उसमें जब जॉइंट फैमिली होती है तो हम सुख दुख एक साथ बांट लेते हैं।
सही। तो आपको लगता है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हस्बैंड ने काम अलग किया, आपने अपनी जो पढ़ाई करी उसका आपको बेनिफिट हुआ और आप स्कूल टीचिंग कर पाए, राइट? यस यस। तो दोस्तों ये चीज मैं फिर आप सब लोग को हाईलाइट करूंगी कि हम लोग कहते हैं ना हमने पढ़ाई करी आज घर पे बैठे हैं, लेकिन हु नो उसकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ जाए। और आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता किसी भी फॉर्म में, वो कभी ना कभी यूज जरूर होगा। तो उस चीज का आप ध्यान रखिए कि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, जितना ज्यादा पढ़ें, जितना ज्यादा ज्ञान लें, आप लेते रहें। उसकी कोई उम्र नहीं होती, जैसे नूतन जी के अभी आप आगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके नूतन जी, तो एक सवाल और है मेरा। जैसे आपने बताया कि कुछ सालों बाद आई थिंक आपके हस्बैंड गुजर गए थे, उस समय एक सिंगल मदर आपने बताया कि बेटी की शादी करी उसके एक साल बाद, तो डेफिनेटली एक एक प्रेशर रहता है कि बच्चे की शादी करनी है, तो फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, फिर सोसाइटी की, हाँ सिंगल मदर है, वो अलग एक जिम्मेदारी रहती है। फिर इस उम्र में आई थिंक आप कितने साल की थी जब आपने अपने हस्बैंड को खोया था? 48। तो 48 की उम्र में यूजुअली कपल्स एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा इमोशनली। तो वो एक फेज होता है जब आप ज्यादा अधूरापन और बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, जिसमें आपने बताया कि आप डिप्रेशन वाले उस जोन में चले गए थे कि बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई और फिर आप अकेले रहने लगे। तो आई जस्ट वांट, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाना चाह रही हूँ, बट आई वांट कि ऑडियंस इस स्पेस को समझे कि जब एक ऐसा फेज आता है जब आपकी फैमिली में आप किसी अपने को खो देते हो और आपको आगे बढ़ना होता है, तो वो फेज से आप कैसे निकले? और बेटी की शादी करने में कोई दिक्कत अगर परेशानी है तो आपने वो फेज, वो जर्नी कैसे ओवर? आ, उसके बाद में ना मुझे डिप्रेशन बहुत आ रहा था, लेकिन मैं किसी को, मेरी एक आदत है कि मैं किसी से बाधा बोल के वो दिखाती नहीं, अंदर से बहुत घुटन हो रही थी। मैंने स्कूल, नो मैंने हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफब्लाइंड मैंने छोड़ दिया, मुझे आगे कुछ करने का लगता ही नहीं था कि कुछ मत करो कुछ मत करो, और मैंने छोड़ दी। 2 साल में घर में ने ऐसे काटे हैं मैंने कि मैं क्या करूं क्या करूं। तभी उसी टाइम में मैंने सोचा कि अभी ये मेरा जो, कितना तक मेरा फंड मुझे पूरेगा, आगे जाके मुझे तो करना ही पड़ेगा। और तभी बेटी की शादी थी, तो शादी में भी पैसा खर्च हो गया, और हस्बैंड के हॉस्पिटलाइज का चार्जेस भी 7 लाख हो गया था, वो 4 दिन का वो भी मुझे ही भरना पड़ा, क्योंकि ऐसा सब थी तो मेरा पैसा पूरा कम कम हो जाता, आगे जाके करना ही पड़ेगा कि ये कैसे मैं सरवाइव करूं। उसी टाइम मैं हैदराबाद चली गई थी, और हैदराबाद में एक रोटरी क्लब की तरफ से मैंने एक छोटे बच्चों को, इन्फेंट जो बॉर्न बच्चे होते हैं, उनको एक मशीन से ना उसमें डेफनेस है क्या नहीं, वो चेक किया जाता है। तो वो मैंने सीखा। मैं 15 दिन वहां पे थी और मैंने वो सीखा। लेकिन आके आग यहाँ मुंबई में आकर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मुझे कुछ करने का, मैं नया नया टेक्निक सीखती थी, लेकिन आगे जाके मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे अभी कुछ करना ही नहीं है, मुझे अभी क्या करूं, भी बेटी की तो शादी हो गई, अभी मुझे कुछ करना नहीं, ऐसे मुझे मन में बहुत सारे अ, ख्याल आते थे, और सिर्फ रोना 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 उतना ही मैं करती थी। किधर इंटरव्यू पे जा आते थे, मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिलती थी, इंटरव्यू पे मैं जाती ही नहीं थी, मुझे मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं जाऊं। उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड ये आशियाना इंस्टीट्यूट पे इंटरव्यू पे गई थी, तो उसका अलग था तो यहाँ वो सूट नहीं हो रहा, उन्होंने जो एजुकेशन लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करते हो क्या। तो मैं वहां गई, वहां वहां मेरा सिलेक्शन हो गया, और उनकी जो, हमारी जो स्कूल के जो ओनर है, ट्रस्टी सुहासिनी मालदे, उनको देख के ना मुझे कुछ ये अंदर से कुछ ऐसा होने लगा कि ये औरत को, सुहासिनी मालदे को कोई इशू नहीं है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को कोई इशू नहीं। फिर भी उन्होंने उसी टाइम जब ये ऑटिस्टिक के बारे में जिंदगी वो दुनिया को पता नहीं था, उन्होंने स्कूल किया कि ऑटिस्टिक के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है अभी, और महाराष्ट्र से नंबर 1 ये हमारी स्कूल है, तभी फर्स्ट नंबर की स्कूल थी। तो उनको देख के मुझे अंदर से इंस्पिरेशन आ गया कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, कि दुनिया को हमको मदद करनी चाहिए, हमारे हमारी अगर हम करेंगे तो दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए। मैं क्या बोलूं, मुझे मेरे शब्द अटक रहे हैं, मेरे रूह गूज बम आ रहे हैं मेरे ऊपर, कि मैंने उस टाइम डिसीजन ले लिया, नहीं मैं कुछ करूंगी, मैं 100% करूंगी। और उनका अच्छा सपोर्ट मुझे मिला, और मैं आगे चली। अच्छा, बहुत सारा अच्छा किया। सामने से लोग आके पूछते थे आपको क्या चाहिए, किसी कंपनी ने हमारी बच्चों के लिए पिकनिक वगैरह अरेंज की, तो मीन्स फंडिंग का कुछ इशू नहीं रहा था, और अच्छा से चल रहा था सब कुछ, बहुत बढ़िया चल रहा था। और कोविड आके पूरा
हमारा काम ठप्प हो गया। ओके, तो आप ऑटिस्टिक स्कूल से जुड़ी थी और उसके बाद कोविड की वजह से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके। अच्छा, एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था कि आपने पहले जो आप बता रही थी डेफ स्कूल में पढ़ाया था जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, राइट? तो वो यूजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं बच्चे, और आप, मुझे पता नहीं कितनी र्यूमर है सच है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका स्कूल जो था उसमें मुझे हेलेन केलर इंस्टीट्यूट था मुंबई, एंड वहां पे शायद रानी मुखर्जी आई थी ब्लैक मूवी के टाइम पे, और उन्होंने आपकी ही किसी स्टूडेंट से ट्रेनिंग ली थी ताकि वो ब्लैक मूवी में वो फील कर पाए कि एक्चुअल में जो ब्लाइंड और डेफ मतलब होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। क्या क्या सच है ये? हमारी जो हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर अ डेफ एंड डेफ ब्लाइंड, वो दो कॉम्बिनेशन से थी। एक में डेफ ब्लाइंड बच्चे पढ़ते थे और एक में सिर्फ डेफ थे। मैं सिर्फ डेफ में, डेफ की वोकेशनल इंचार्ज थी, मैनेजर थी मैंने। और वहां पर दो लड़कियां थी, वर्षा और अनीता, वो डेफ ब्लाइंड थी। तो उनके पास से मैंने डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ कैसे बात करते, उसके टेक्टाइल फीडबैक से बात करते। तभी उसी दौरान हमारे हेलन केलर में रानी मुखर्जी आई थी, और हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन जो था डेफ ब्लाइंड वाले, वहां के स्टूडेंट समीर, प्रदीप ढाले और समीर, जमीर ढाले और प्रदीप, ये दोनों ने ये अमिताभ बच्चन को भी साइंस सिखाया था शिमला में जाकर। और हमारी स्कूल की जो पहली लड़की मेरी, उसको वो कैसे, वो डेफ ब्लाइंड थी, तो वो कैसे चलती है, कैसे करती है, तो वो देखने के लिए रानी मुखर्जी हेलन केलर में आती थी। उसमें मेरा रोल कोई नहीं है, बाकी के टीचर्स ने एफर्ट्स लिया था, पर रानी मुखर्जी ने वो मेरी का देख के ही वो पिक्चराइज किया। वो बहुत ही, हमारी जो फाउंडर थे बेरोज बादशाह, ये तो सुहासिनी मालदे ने ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर प्रकाश ज्योत दी, और हाँ, बेरोज बादशाह ने डेफ ब्लाइंड बच्चे, ये दोनों भी बहुत ही रेयर, ज्यादा उनके कोई ब्रांचेस नहीं है मुंबई में। ज्यादा ऐसी स्कूलें मुंबई में नहीं है, डेफ ब्लाइंड स्कूल तो मुंबई में एक ही है। ऑटिस्टिक अभी होने लगी, पर ऑटिस्टिक तभी एक ही थी। तो दोनों ही मेरी जो ट्रस्टी थी, तो मैं खुद को लकी मानती हूँ कि इन महान व्यक्तियों के अंडर मुझे काम करने को मौका मिला। वाह वाह। इंटरेस्टिंग। आपने काफी लोगों के साथ, मतलब एक उम्र में सीखने का जैसे रहता है ना जज्बा कि हाँ मुझे सीखने का जज्बा मिला, और वो सीखते रहो लोगों से, तो वो आपके अंदर रहा है शुरू से, day one से। सच में बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी कहानी। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि हम, आपने बीकॉम किया, आपने बीएड भी किया था, बीएड शायद स्पेशल एजुकेशन में यस किया था, यस। तो आप नॉर्मल स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते थे, व्हाई यू स्विच टू टीच टू द डेफ चाइल्ड? क्योंकि उन लोगों को पढ़ाने के लिए अलग स्किल्स चाहिए, वो डेवलप करना, फिर एक अलग ही इमोशनल चैलेंजेस रहते हैं, काफी चीजें रहती हैं वो। तो एक चैलेंजिंग रोल क्यों आपने चूज किया, जहाँ के आप एक नॉर्मल टीचर के तौर पे भी किसी स्कूल में हिंदी टीचर, मराठी टीचर, या मतलब यू कैन अप्लाई फॉर दैट, व्हाई यू स्विच टू दैट, मतलब दैट्स माय तभी क्वेश्चन। मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस था, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी भगवान ने अपने आप दे दी मुझे डेव के साथ। और मुझे लगा कि ये बच्चों को बहुत कुछ तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत छोटी है। हमारी नॉर्मल की कम्युनिटी, हेरिंग की कम्युनिटी ज्यादा है। तो उनको ज्यादा पढ़ाना, उनको ज्यादा आगे लाना, ये मेरे मन में बहुत था। और इसी वजह से मैं, और ये मुझे उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। नई नई बातें उनको सिखाना, और बच्चे सीख भी जाते थे, इसीलिए मैंने ये फील्ड चुना। ओके, वाह। स्पेशल चिल्ड्रन के साथ आपने शुरू से डील किया है, पहले भी किया, फिर उसके बाद आप ऑटिस्टिक बच्चों के साथ जुड़ी। तो फातिमा, आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो नूतन जी से पूछ सकते हो। जी जी बिल्कुल। आप लोगों का हेलो। पूजा एंड नूतन जी, आप लोगों का कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मेरे दिमाग में आपका कन्वर्सेशन सुन के कुछ सवाल आए हैं, वो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। सो वी कैन प्रोग्रेस इट। यस यस। यस। आपने जैसे कि बताया कि आपके जब हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो आपने उस टाइम पर आपका जर्नी, वो जो टाइम था डिप्रेशन में, आप बहुत ज्यादा जा चुके थे, तो आपने वो पीरियड को किस तरीके से ओवरकम किया, मैं वो जरूर जानना चाहूंगी। मैं पहले से ही स्पिरिचुअल ग्रुप में थी, मेरा स्पिरिचुअलिटी था, वो मुझे बहुत काम आया। तो उसका आधार पर मैं चली। मैंने जब भी मुझे डिप्रेशन आता था, तभी मैं भगवान का जो हमारा स्तोत्र है वो मैं पढ़ती थी, और खुद को समझाती थी कि नहीं, ये अगर तू
करेगी तो और अंदर 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 जाएगी। पर ब्रेन और मेरा माइंड दोनों का स्ट्रगल चल रहा था। दिल मायूस हो जाता था, ब्रेन कुछ करने के लिए सोचता था। ये दोनों की अनबन अनबन करके मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। ऐसे ऐसा ही ओके। हो गया मेरे साथ। ओके ओके। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने जैसे बताया कि आपने पहले डेफ और ब्लाइंड की स्कूल में एज ए इंटरप्रेटर काम किया, फिर बाद में आपने कुछ साल घर में रहे, और फिर बाद में आपने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल ज्वाइन किया। तो वहां पर आपने आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे ऑटिज्म क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा सा आइडिया कुछ। मैंने डेफ हेलन केलर इंस्टीट्यूट डेफ एंड डेफ ब्लाइंड में इंटरप्रेटर का काम नहीं किया। मैं वहां एम्प्लॉय थी, मेरा ओके। वोकेशनल यूनिट था, और मैं डेफ बच्चों के साथ काम करती थी। वहां मेरे 3 स्टूडेंट डेफ ब्लाइंड थे। डेफ टोटली ओके। ब्लाइंड नहीं थे, उनका विजन थोड़ा लो था, और वो क्रोशा का काम बहुत बढ़िया करते थे। उसके बाद मैंने ऑटिज्म ये किया। ऑटिज्म क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्रेन में होता है। ये ऑटिज्म बच्चों में है। वो जल्दी समझता नहीं, बच्चा बड़ा हो जाता है, 2 ढाई साल का बच्चा बड़ा होता है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, अपने में मशगूल रहता है, अपने साथ ही बड़बड़ करता है, घूमती हुई चीजों को देखता है। और जब भी कोई क्वेश्चन हम पूछे तो उसका हम वो आंसर नहीं दे पाता। कई बच्चे वर्बल होते हैं और बाद में उनका स्पीच चला जाता है। तो ऑटिज्म बहुत ही समझने में बहुत कठिन है। तो ओके। नूतन जी, मैं और एक चीज जानना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि पहले यहाँ पर आपने ये काम किया डेफ स्कूल के अंदर, फिर बाद में आपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया, तो और अभी आप रिसेंटली यू आर इन लाइफ कोचिंग। तो ये जर्नी आपका कितने डिफरेंट डिफरेंट एज के मोड पे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आपने देखे वहां पे, तो आपने इससे क्या सीखा, और हम ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे। एज इज ओनली अ नंबर। कौन सी भी एज में कोई भी बंदा कुछ भी काम कर सकता है जब उसका दिल जवान हो। तो यहाँ कोई एज का कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एज में ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अभी मैं ये मेरी एज में अभी मैं गाड़ी सीख रही हूँ। मैंने अभी वाह। योगा में अभी मैं वाह। एक्सपर्ट हूँ। मैं जुम्बा क्लास करती हूँ, और मेरे ग्रुप को भी डायबिटीज के ऊपर जुम्बा क्या करना है वो मैं सिखाती हूँ। जो भी मेरे पाथ पे आता है वो मैं सीखती हूँ और दूसरों को सिखाती हूँ। ये मेरा बचपन से ही है। जो भी मैंने सीख लिया वो दुनिया को देना है, वो इतना ही मुझे मेरी माँ ने सिखाया। लिटरली जोरदार नुतन जी, तालियां आपकी बनती जर्नी तो सही में मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। वी आर सो यंग, और हम कभी कभी आलस कर जाते हैं, अरे यार जाने दो यार, अभी क्या अभी। पर आपने तो स्कूल में काम किया, डेफ की स्कूल में, फिर बाद में ऑटिज्म के बच्चों के साथ काम किया, फिर अभी आपने बोला कि आप लाइफ कोचिंग में हो, फिर साथ में आप कार सीख रहे हो, जुम्बा, योगा एंड कितनी कितनी सारी चीजें और छुपा के रखी होंगी आपने हमसे। तो मैं हमारी ऑडियंस को यहाँ पे एक ही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे रतन जी ने बताया, एज इज जस्ट द नंबर। ये खाली हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहाँ से मेरे माइंड कोच की लैंग्वेज में बोलूंगी तो, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि अब लिमिट हम अपने आप को कर देते हैं, पर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत है, जबकि आपका दिमाग सही सलामत है, तो आप हर चीज कर सकते हो। एज कभी भी मायने नहीं रखती है, और आप हमारे गेस्ट से ये इंस्पिरेशन ले सकते हो। इस तरीके से इन्होंने इतनी सारी चैलेंजेस फेस करते हुए भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। हम यही मैसेज देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। और एक लास्ट एंडिंग नोट आप क्या देना चाहोंगे नूतन जी। देखो आजकल फोकस यही पे होता है, करियर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। पर बहुत सारे अभी दरवाजे खुले हैं हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लगते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट लगते हैं, रेमेडियल थेरेपिस्ट लगते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट लगते हैं। तो अगर ये फील्ड में बच्चे जाए स्पोर्ट्स के लिए तो इतना बड़ा दालन है कि अगर स्पोर्ट्स भी सीख ले अच्छी तरह से, इंडोर आउटडोर। और वो हैंडीकैप बच्चों को सिखाने का, मैं हैंडीकैप नहीं बोल सकती, डिसेबल्ड बच्चों को अगर सीखे और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को अगर ये सिखाए तो ये भी एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा पेरेंट्स को ये कहना है कि फोकस उसी पे मत डालो कि इतने इतने पैसे करके इंजीनियर में डालना है, आगे जाके एमएस करना है, ये करना है। ये तुम्हारी बच्चों की, ये इनको बहुत जरूरत है, उनको यही सिखाओ और सभी मिलके सभी का हम प्रोग्रेस करें। तो यस यस, डिफरेंटली डेफिनेटली नूतन जी। और पूजा, इफ यू हैव टू से एनीथिंग टू आवर ऑडियंस।
ऑडियंस से मैं बस ये बोलूंगी कि नूतन जी ने जैसे बोला कि हम लोग करियर अक्सर बहुत अलग अलग फील्ड्स में बनाते हैं, लेकिन हम लोग स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चों, इन लोगों की तरफ भी ध्यान दें। अगर आप लाइफ में अपनी वैल्यू जिंदगी में बढ़ा रहे हो लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एनजीओ से जुड़ो या पैसे के थ्रू ही करो, लेकिन अगर आप अपना टाइम और अपना एजुकेशन इन लोगों के लिए भी निकालते हो और अपने फ्यूचर को थेरेपिस्ट इस तरीके से, जैसे उन्होंने बोला कि आप स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या किसी भी फॉर्म में आप स्पेशल चिल्ड्रन को आप दे सकते हो वैल्यू, तो यू ऑल शुड कम फर्दर फॉर इट। एंड मेरे लिए तो बस मैं ये बोलूंगी कि बहुत कुछ अभी जैसे आप 57 ईयर्स की एज हो एंड यू आर स्टिल लर्निंग, स्टिल गोइंग, और आपने मतलब कुछ करते रहना है, तो वो जज्बा हम सबके अंदर होना चाहिए पूजा जी, मैं और एक आप हम बात सबके लिए एक इंस्पिरेशन। बात बोलना जी चाहती हूँ कि साइन लैंग्वेज आज के दौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे डेफ बच्चों को दिक्कतें आ जाती है, लॉयर के पास, डॉक्टर के पास, पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह पर उन पर बहुत ही सारी दिक्कतें आ जाती है। अगर साइन लैंग्वेज आप लोगों ने सीख लिया तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही ब्रेल, बहुत ही अंध बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए अगर आपने ब्रेल सीखा तो ब्रेल में भी उनको आप मदद कर सकते हो। और और इसी प्रकार नए नए आप करियर चूज भी कर सकते हैं। जी जी नूतन जी सही। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस ये पूरा शो देख रही है, तो आप किस फॉर्म में उनसे सपोर्ट चाहते हैं, किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, आप खुल के ऑडियंस से हमारे बात कर सकते हैं इस टॉपिक। हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के स्कूल में ना मैन पावर की बहुत कमी रहती है। क्योंकि कई बच्चे को 1 to 1 सिखाना पड़ता है, और एक क्लास में 4 बच्चे होते हैं। तो कभी कभी बार ऐसा होता है कि चारों चार हाइपर हो जाते हैं, एक को पकड़ो तो 3 बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। इसी टाइम मैन पावर की बहुत जरूरत होती है। कहाँ हमको जाना है, बच्चों को तो सभी दिखाना है। मॉल दिखाना है, कॉबलर दिखाना है, गोल्ड स्मिथ दिखाना है, फल सिग्नल दिखाना है। ये समय हमको रोड पर जाना पड़ता है। उसी टाइम कई बच्चा हाथ से छूट गया और दौड़, उनको कुछ समझ भी नहीं आता, सीधा भागेगा। उसी टाइम अगर मैन पावर हमारे साथ होती है तो उनको हमको सिखाने में बहुत मदद मिल सकती है और ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है। क्योंकि यू मीन आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स आपसे जुड़े, टेस्ट चाहिए। राइट? यस। तो आप अपने स्कूल या उसका नाम बता सकते हैं ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके। यस यस, आशियाना इंस्टीट्यूट फॉर ऑटिज्म। ये अंधेरी ईस्ट में सहार रोड पे है, गरवारे पेंट्स के अपोजिट है। नित्यानंद बीएमसी स्कूल के प्रीमाइसेस ग्राउंड फ्लोर पर हमारा स्कूल है। ओके, थैंक यू। जी फातिमा, यू कैन कंटिन्यू। यस नूतन जी, डेफिनेटली हम भी कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा वॉलंटियरशिप आपको मिले, वो ज्यादा आपके लिए, मतलब आपकी मैसेज को स्प्रेड करना हम भी चाहेंगे। और हम हमारे ऑडियंस से ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको इच्छा है, अगर आप ये ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, बट दे हैव टू डू सम सोशल सर्विस, और आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर जरूर डालेंगे और ईमेल आईडी भी डालेंगे ताकि आप हमें कांटेक्ट कर सके। और हम आपका जो भी सपोर्ट है, जो भी आप देना चाहते हो, तो हम जरूर कनेक्ट करवाएंगे नूतन जी से। थैंक यू सो मच, जी एंड हाँ, बने एक रहिए बात और, नेक्स्ट एपिसोड एक के लिए। एक बात और कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप नहीं सही, आपसे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, जहाँ जो नूतन जी कर रही हैं, ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या कुछ आपके खुद के नेटवर्क्स हैं ऐसे, तो प्लीज आप हमें अपडेट कीजिएगा, ताकि ये नेटवर्किंग के थ्रू ही एक फैमिली, एक लोग बने और जुड़ते चले जाएं, और हमारे जो नूतन जी का जो सपना है, जो शायद हमारे काफी लोगों का सपना होगा कि हम ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन की मदद करें, वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें, तो पहल करते हैं और पहल करेंगे तभी उनकी जिंदगी बदलेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होने जा रहा है मंडे को। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू नूतन जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर।